चलिए दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं आज से 2 साल पहले की, जब चैंपियंस लीग के फाइनल में थी 2 टीमें, मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी। और उस समय हर किसी को एक्सपेक्टेशन थी कि मैनचेस्टर सिटी ही ये मैच जीतेगी और चैंपियंस लीग 2020-2021 जीत जाएगी। लेकिन किसी तरह से काई हैवर्स का एक गोल आता है 42 मिनट्स में और वही एक गोल स्कोर होता है पूरे मैच में और 1-0 से चेल्सी जीत जाती है। और उसके बाद जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ वेंटर स्टार्ट होता है कि ऑयल क्लब है, ये चैंपियंस लीग नहीं जीत सकता, यूरोप में किस तरह से विनर नहीं बन सकता। और चलो वो साल तो खत्म होता है, फिर आता है अगला साल। अगले साल में मैनचेस्टर सिटी बहुत आराम से लीड कर रहा होता है सेमीफाइनल में अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और लगता है कि आखिर के चंद मिनटों तक लग रहा होता है कि मैनचेस्टर सिटी अगेन फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन किसी तरह से रॉड्रिगो के गोल आते हैं और बहुत ही मिसफॉर्चुनेट रहता है मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी वो मैच जो है वो हार जाते हैं। और उसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी को अगेन दोबारा से जो बैंटर सहने पड़ते हैं वो कि अनलिमिटेड रहते हैं। ऑब्वियसली जैसे जब से मैनचेस्टर सिटी को सऊदी के बहुत बड़े शेख ने अक्वायर किया, तब से ऑयल क्लब का जो दाग उन पे लगाया जाता है। और अब जैसे आपको पता है न्यू कासल का भी एक्विजिशन हुआ तो उनको भी बोलना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक टाइम पे सबसे ज़्यादा मैनचेस्टर सिटी को बैंटर करने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस आज खुद कर्ज कर रहे हैं, खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कतरी शेख्स को कि वो प्लीज़ हमारे क्लब को बाय करें और इन्हें इस मुश्किल स्थिति से निकाल लें। जिस तरह से इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड फंसी हुई है, जो क्लब के ओनर है वो उन पर ध्यान नहीं देते, और जो जिस तरह से क्लब का सिचुएशन चल रहा है, सो किसी भी क्लब को बैंटर करना बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जिस तरह से आज मैनचेस्टर सिटी ने इंटर को हराया है, आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से फाइनली मैनचेस्टर सिटी ने इंटर को हराया है, आई थिंक बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। और इवन दो लास्ट के आखिरी क्षणों तक मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ऐसे लग रहा था कि कभी भी इंटर जो है वो गोल स्कोर कर सकती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस होल मैच। तो जब मैच स्टार्ट होता है, जब मैं लाइनअप देखता हूँ कि काइल वॉकर नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह नेथन एके हैं, और मैं जहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेथन एके की जगह मैं ज़रूर काइल वॉकर को देखना चाह रहा था, बिकॉज जिस तरह से ऑल ओवर सीजन में परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था कि पेप गार्डियोला ने अगर कोई टैक्टिक्स सोची है रिलेटेड काइल वॉकर एंड नेथन एके, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई रीज़न बिहाइंड रहा होगा। लेकिन जिस तरह से ऑल ओवर द मैनचेस्टर सिटी ने डोमिनेट करा, जिस तरह से ऑल ओवर सिटी का परफॉर्मेंस रहा पूरे मैच में, हम कभी भी जो है वो लाइनअप के बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि मैनचेस्टर सिटी ने वो चैंपियंस लीग का फाइनल जीता था। सो ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ में जो जिस तरह से मैं पहले भी डिस्कस करता आ रहा था कि इंटर मिलान का जो डिफेंस है, मैं सबसे ज़्यादा हाई उसे रेट करता हूँ। और उन्होंने वो उस बात को वह वो अपना साबित भी किया। एक स्टार्टिंग में चांस मिला था अर्लिंग हालैंड को, केविन डी ब्रुयन का पास था और बहुत आराम से लग रहा था कि वो गोल स्कोर हो जाएगा। लेकिन ओनाना जो इंटर मिलान के गोलकीपर है, बहुत ही सुपर्ब सेव किया और वो गोल बचाया। उसके बाद जैक ग्रिलिश और केविन डी ब्रुयन के पास भी एक माइनर सा चांस लग रहा था कि वो गोल स्कोर हो सकता है, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं हुआ। और जिस तरह से पहले हाफ में इंटर मिलान के डिफेंस जैसे बास्टोनी, असर्बी और डामियन ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा, मैनचेस्टर सिटी को किसी तरह से गोल स्कोर करने का चांस नहीं दिया। और जिस तरह से उन्होंने हालैंड को बिल्कुल पकड़ के रखा, दबा के रखा, उन्हें बिल्कुल फ्री नहीं होने दिया, वो सबसे ज़्यादा कमेंडेबल जॉब मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली फॉर फर्स्ट हाफ में जो असर्बी, डामियन और बास्टोनी की जोड़ी थी, उन्होंने हालैंड को बिल्कुल बीच में दबा के रखा, उनको फ्री होने का चांस नहीं दिया। बिकॉज आपको पता ही है हालैंड जब जब उनको फ्री होने का चांस मिलता है, वो हेडर से या अपने बहुत लेंथी होने की वजह से कभी बहुत ही अच्छे अच्छे गोल जो हैं वो क्रॉस पे स्कोर करते हैं। सो पहला हाफ खत्म होता है 0-0 पे, और दूसरा हाफ जैसे स्टार्ट होता है तो देखने में पता चलता है कि मैनचेस्टर सिटी को ज़रूर एक बहुत ही तगड़ी पेप टॉक दी है गार्डियोला ने कि कैसे उन्हें सेकेंड हाफ में अपना परफॉर्म करना है। और बहुत बार जो है ऑफेंसिव वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे थे कि अभी गोल आएगा, लेकिन गोल जो है स्कोर नहीं हो रहा था। मैनचेस्टर सिटी के लिए पहला गोल आता है 68 मिनट में रॉड्री के रूप में, जब अकांजी जो हैं एक पास देते हैं टू बर्नार्डो सिल्वा, और बर्नार्डो सिल्वा क्रॉस मारते हैं डायरेक्ट टू गोल पोस्ट, और वो गोल जो है वो
इंटर मिलान के डिफेंडर को हिट करके बॉल जो है वो ड्रिबल करके जाती है रॉड्री के पास, और रॉड्री पीछे से दौड़ते हुए हिट करते हैं और बहुत ही क्लीन स्ट्राइक, बिल्कुल कर्ल होते हुए एक कॉर्नर में शॉट मारते हैं गोल पोस्ट के, और बहुत ही सुपर तरीके से गोल स्कोर करते हैं। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था जिस तरह से बर्नार्डो सिल्वा ने जब इंटर मिलान के डिफेंडर को बॉल हिट करी थी तो शायद वो थोड़ा प्रोटेस्ट करने लगे थे रेफरी से कि मे बी ये हैंड बॉल है या ये कुछ फाउल है, लेकिन उस समय शायद लोगों का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ था, और उसी समय अचानक से रॉड्री जो है वो अटैक करके गोल स्कोर कर देते हैं। तो रॉड्री का जो गोल स्कोर होता है, मैं जब तक बोर्ड पे मुझे 1-0 नहीं दिखाई दिया तब तक मैं वेट करता रहता हूँ कि शायद रेफरी कुछ बीच में डिसीजन ना ले, थोड़ा स्टॉप ना हो जाए, लेकिन एट द एंड वो गोल जो है वो स्कोर हो जाता है। एंड 1-0 से गोल स्कोर होने के बाद ऐसा लगता है कि अब मैनचेस्टर सिटी को और हुआ भी होना चाहिए, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे लगता है कि इंटर मिलान जो है वो नींद से जागी है। इंटर मिलान के नींद से जागने के बाद जिस तरह से, स्पेशली एक प्लेयर का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली फॉर इंटर मिलान, जिसका मुझे लगा, और एट द एंड मुझे लगा कि अगर एक बंदे के लिए मुझे बुरा लग रहा है फॉर इंटर मिलान, आई थिंक दैट वाज डिमार्को। डिमार्को ने बर्नार्डो सिल्वा के अगेंस्ट वन ऑन वन में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। इवन आप पूरे मैच में देखो, बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस आई थिंक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर मैन सिटी के स्क्वाड में। लेकिन जिस तरह से डिमार्को बर्नार्डो सिल्वा को हैंडल कर रहे थे, और कई बार वो वन ऑन वन जीतने में सक्षम भी हो रहे थे, लेकिन उसके बाद बारी आती है इंटर मिलान की। जैसे ही एक गोल स्कोर हो जाता है मैनचेस्टर सिटी का, इंटर मिलान अपने ऑफेंस में पूरी तरह से हाई लाइन खेलना स्टार्ट कर देती है। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है कि डिमार्को का एक गोल आता है, ऐसा लगता है कि वो गोल आने ही वाला है। डिमार्को के पास एक शॉट आता है, वो हेडर मारते हैं, लेकिन वो हेडर किसी तरह से गोल पोस्ट पे हिट कर जाता है। उसके बाद दोबारा डिमार्को के पास बॉल आती है, वो उस पर शॉट लेते हैं, लेकिन लुकाकू, जिनको किसी वजह से हम लकाका कहते हैं इन्हीं क्षणों की वजह से, तो लुकाकू जो है उस शॉट को ब्लॉक कर देते हैं और वो गोल स्कोर होते होते रह जाता है, और उसकी एक वजह रहती है लुकाकू। और ऐसा नहीं है कि उस गोल रुकने के बाद जो है वो इंटर के पास चांस नहीं आते, उसके बाद चांस आते हैं, और सबसे ज़्यादा चांस लुकाकू के पास ही आते हैं। लुकाकू के पास एक बहुत ही क्लियर क्रॉस आता है जिसमें वो हेडर मारते हैं, लेकिन किसी तरह से वो एडरसन के हाथों में चला जाता है और वो गोल स्कोर करने में नाकामयाब रह जाते हैं। एक और चांस लुकाकू के पास आता है जिसमें लुकाकू के पास बहुत ही क्लियर पास आता है, और जिसमें उनके आसपास कोई डिफेंडर भी नहीं होता, और वो शॉट लेते हैं, लेकिन गोल पोस्ट के अंदर ना जाने की वजह से वो शॉट जो है गोल पोस्ट के अंदर नहीं जाती और डायरेक्ट वो एडरसन के हाथों में जाता। तो लुकाकू को कहीं ना कहीं जब लोग लकाका कहते हैं, आई थिंक यही जो क्षण है जो बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं मेन टाइम पे, जब मेन जो टाइटल के लिए जो मुकाबला हो रहा था उसी टाइम पे जब लकाकू इस तरह की हरकतें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे चांस मिस करते हैं, तो उस समय जो है बाकी टीम्स के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, जो रिमेन टीम होती है और जिस टीम के लिए वो खेल रहे होते हैं। और स्पेशली आई थिंक एट द एंड जब जिस तरह से इंटर ये मैच हारी, और लास्ट क्षण तक जिस तरह से इंटर पूरा ट्राई कर रही थी मैच को जीतने के लिए, आई थिंक मुझे सिर्फ दो बंदों के लिए बुरा लगा ऑल ओवर पूरी इंटर मिलान में। फर्स्ट वन वाज डिमार्को, आई थिंक उस बंदे ने अपना 100% दिया। एक बंदा जो लग रहा था इंटर मिलान के लिए अपनी जान दे रहा है, पूरा हर सेकंड में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है और गोल स्कोर करने की सबसे ज़्यादा ट्राई कर रहा है, दैट वाज आई थिंक डिमार्को। और उसके बाद आई थिंक इंटर मिलान का गोल कीपर उनाना। एक टाइम पे लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी 2-0 से जो है वो आगे हो जाएगी, बिकॉज क्या हुआ था कि जिस तरह से पहले हाफ में डिब्रून इंजर्ड हो गया था, उनके बाद फिल फोर्डन आए थे, तो सेकंड हाफ में एक चांस आया था फिल फोर्डन के पास, बहुत ही क्लियर पास मिला था उन्हें, और वो आगे बढ़ के उन्होंने शॉट भी लिया था, और शॉट ऐसा भी नहीं था कि बहुत डेड शॉट था, बहुत ही तगड़ा शॉट उन्होंने लिया था, लेकिन ओनाना ने जिस तरह से राइट साइड में डाइव मार के गोल वो सेव किया था, आई थिंक बहुत ही सुपर्ब उन्होंने तरीके से वो गोल रोका था। आई थिंक ओनाना को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। ये गोल जो स्कोर लाइन है पूरी 1-0 ही रही, जो 2-0 बहुत आराम से हो सकती थी। सो ऑल ओवर बैड लक टू इंटर मिलान, एंड कंग्रेचुलेशन, अ बिग एंड ह्यूज कंग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी। आई थिंक इतने सालों बाद स्ट्रगल करने के बाद, सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद, फाइनल में हारने के बाद, फाइनली मैनचेस्टर सिटी ने एक वेल डिजर्व चैंपियन बने हैं। और जिस तरह से यूरोपियन लीग में, ऑल ओवर यूरोप में वो एक टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बन के आ रही है, आई थिंक पेप गार्डियोला को हर कोई कह रहे हैं कि उनकी बार्सिलोना के बाद ये टीम आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस समय वो बार्सिलोना में, उस समय मैसी अपने प्राइम पे थे, और उनके पास उसमें इनिएस्टा, ज़ाबी जैसे प्लेयर थे जो हमेशा एक टॉप की परफॉर्मेंस देते थे, जिसकी वजह से उस समय बार्सिलोना वो
सबसे नंबर 1 टीम कहलाती है, और उसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पेप गार्डियोला की मानी जा रही है, दैट इज़ दिस मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर सिटी ने पूरी तरह से प्रूव किया है, जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर भी इमोशनल थे, वो डिज़र्व करते थे पूरी तरह से, जो उन्होंने ऑल ओवर द परफॉर्मेंस रखी पूरे मैच में। अपना एक गोल जो है वो स्कोर किया था, वो बचाया, दूसरी टीम को स्कोर नहीं होने दिया। एंड ऑल्सो मच मच क्रेडिट गोज टू एडरसन, जिस तरह से जो लास्ट के कुछ मोमेंट थे उसमें लग रहा था कि गोल आ जाएगा, इंटर के लिए आ जाएगा, लेकिन एडरसन ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े होके बिल्कुल एक दीवार की तरह अपना गोल बचाया। अपना गोल पोस्ट वो बचा रहे थे, बार 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 चांस आ रहे थे इंटर मिलान के पास, लेकिन एडरसन का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से उनको भी काफ़ी बहुत सारा जो है वो क्रेडिट जाता है फॉर एडरसन टू दिस सॉलिड परफॉर्मेंस। सो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे। एंड अगेन कंग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी। आप भी अगर कंग्रेचुलेशन करना चाहते हैं मैनचेस्टर सिटी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।